अगर कोर्ट ने आपके नाम नॉन बेलेबल वारंट इश्यू कर दिया तो पुलिस आपको पकड़ के सीधा कोर्ट ले जा सकती है और बेल भी पुलिस नहीं देगी। आज इसी बात को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नॉन बेलेबल वारंट का टॉपिक। ये होता क्या है, कब इश्यू होता है और अगर इश्यू हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से पढ़ लेता हूँ। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम provides multiple procedures mechanism to ensure the presence of an accused before a court of law। मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत से तरीके हैं अक्यूज को कोर्ट बुलाने के। उसके अंदर एक ये तरीका है NBW इश्यू करवाकर। मतलब इसकी लास्ट लाइन में पढ़कर बताता हूँ आपको। एज इट ऑथोराइज अरेस्ट विदाउट द इमीडिएट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज बाय पुलिस अथॉरिटीज। मतलब NPW तब रिलीज किया जाता है जब बंदा हाजिर नहीं होता, बार बार बुलाने पर भी नहीं आता। और जब NBW रिलीज हो जाता है उसके बाद में जो आपको मिलने वाली बेल है वो पुलिस अथॉरिटी नहीं दे सकती। तो NBW इशू करने का एक रीजन ये भी है कि ताकि बंदा वापस बेल तुरंत ना पा सके। अब आता है सेकंड पैराग्राफ। A non-bailable warrant is not a punishment. It is a procedural tool issued by a court to complete the attendance of a person who is either accused of an offense or required as a part of judicial proceedings। मतलब accused के लिए नहीं, मतलब जो बंदा judicial proceedings में पार्ट बन गया है, जिसका नाम आ गया है, उसके नाम पर भी NBW इश्यू हो सकता है कि भाई तुम कोर्ट आओ, कोर्ट क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हारा नाम है, तुमसे बात करनी है, तुम आओ। तो इसके लिए NBW इश्यू हो सकता है और ये कोई तरीके का पनिशमेंट नहीं है, ये बस एक बुलाने का तरीका है। अब देखिए लीगल फ्रेमवर्क है गवर्निंग वारंट्स का, तो वो कहाँ पर है? BNSS में। मतलब फ्रेमवर्क है वो BNSS में है और जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उनको डिफाइन किया हुआ है BNSS में। और अरेस्ट, बेल, वारंट्स एंड कोर्ट प्रोसीजर वो गवर्न कौन करता है? BNSS। अब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। सेकंड पॉइंट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है, इसको मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। ए रिटन ऑर्डर इशूड बाय कॉम्पिटेंट क्रिमिनल कोर्ट डायरेक्टिंग ए पुलिस ऑफिसर और अदर अथॉरिटीज पर्सन टू। पहला है अरेस्ट ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल और सेकंड क्या है? प्रोसीड दैट इंडिविजुअल बिफोर द कोर्ट विदाउट ग्रांटिंग बेल एट द पुलिस लेवल। मतलब पकड़ के लेकर आओ उसको। नॉर्मल भाषा के अंदर मैं यही बताऊंगा आपको कि NBW होता क्या है कि पुलिस को बुलाया जाता है कि उस आदमी को लेकर आओ। अब एलिमेंट क्या क्या होता है वो देखते हैं। इशू बाय ओनली ए जुडिशियल अथॉरिटी, जज के हिसाब से ही इशू होता है। दूसरा है ऑथोराइज कस्टोडियल अरेस्ट, अरेस्ट करने की पावर देता है। तीसरा है कैन नॉट रिलीज अरेस्टेड पर्सन ऑन बेल, मतलब NBW वाले बंदे को बेल नहीं मिलेगी। चौथा है बेल कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय द कोर्ट। और पांचवा है रिमेन्स वैलिड अंटिल एग्जीक्यूट और कैंसिल विड्रॉल बाय द इशूइंग कोर्ट। मतलब या तो एग्जीक्यूट कर दी गई है या फिर कैंसिल हो चुकी है या विड्रॉ कर ली गई है। NPW क्या होता है? रिफ्लेक्ट जुडिशियल सेटिस्फेक्शन दैट ऑर्डिनरी मेथड सच एज समन्स और बेलेबल वारंट्स आर इनसफिशिएंट टू सिक्योर कंप्लायंसेस। मतलब अगर समन से कोई काम नहीं बढ़ रहा है तो NPW इशू किया जाता है। अब आता है लीगल बेसिस अंडर BNSS। मतलब BNSS में लीगल बेसिस क्या क्या है? तो गवर्निंग लॉ कौन सा लगता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लगता है। रिलेवेंट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 6 वारंट्स ऑफ अरेस्ट। इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको ये नीचे लिखी हुई है, सेक्शन 72, 73, 78, 82, 83 और 82। ये क्या क्या कहती है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं। सेक्शन 72 ये क्या कहती है? वारंट लिखित फॉर्म में लिखा होता है और कोर्ट डिसाइड करता है कि कितने टाइम तक वैलिड रहेगा। और सेक्शन 73 क्या कहती है? नॉर्मली बता रहा हूं मैं। तो कोर्ट किसी भी आदमी के नाम वारंट दे सकती है जो अक्यूज को पकड़ने में मदद करे। सेक्शन 74 क्या आता है? NBW को एग्जीक्यूट करने का काम पुलिस का होता है। और सेक्शन 82 क्या कहता है? अगर अक्यूज भाग जाए तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। अगर अक्यूज कोर्ट से भाग रहा हो और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है तो कोर्ट पब्लिक नोटिस निकालती है कि ये आदमी कोर्ट में हाजिर हो, मतलब कोर्ट के सामने आ जाओ वरना प्रॉब्लम बढ़ेगी।
सेक्शन 73 क्या कह रहा है, अगर अक्यूज नोटिस के बाद भी नहीं आता तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी जैसे घर, जमीन, गाड़ी टेम्परेरी रूप से जब्त कर सकती है। मतलब सिर्फ अरेस्ट नहीं, पैसा और प्रॉपर्टी भी रिस्क में आ जाती है। अब पॉइंट आता है सर्क्यूमस्टांसेस फॉर इशूएंस ऑफ एनबीडब्ल्यू। ए कोर्ट में इश्यू ए नॉन बेलेबल वारंट अंडर द फॉलोइंग सर्क्यूमस्टांसेस। ये चीजें हैं तब कोर्ट इशू कर सकता है एनबीडब्ल्यू। कौन कौन सी, पहला देखते हैं, फेल्यूर टू अपीयर। इसमें क्या है, अगर कोर्ट ने अक्यूज को समन भेजा और समन रिसीव होने के बाद भी वो जानबूझकर कोर्ट के सामने प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो कोर्ट समझती है कि अक्यूज कोर्ट को सीरियसली ले ही नहीं रहा। इस सिचुएशन में नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो सकता है। सेकंड है बेलेबल वारंट की पालना नहीं करना। मतलब पहले कोर्ट नॉर्मली बेलेबल वारंट इश्यू करती है, लेकिन अगर अक्यूज उसका भी पालना नहीं करता या बेल के बाद भी कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तो कोर्ट स्ट्रिक्ट हो जाती है और एनबीडब्ल्यू इश्यू कर देती है। तीसरा पॉइंट आता है जुडिशियल प्रोसेसेस से जानबूझकर बचना। मतलब अगर अक्यूज एड्रेस बदल ले, पुलिस को भी गुमराह करे या जानबूझकर कोर्ट प्रोसेस से बचने की कोशिश करे, तो कोर्ट ये मान लेती है कि अक्यूज प्रोसेस की मिसयूज कर रहा है। इस केस में नॉन अवेलेबल वारंट जरूरी होता है। और चौथा आता है, कोर्ट को लगता है कि अक्यूज, पहला है रीजनेबल बिलीफ ऑफ कोर्ट, भाग सकता है, या फिर दूसरा है गवाह को प्रभावित कर सकता है, उनको डरा सकता है, धमका सकता है, या फिर सबूत मिटा सकता है, तो उसके लिए भी एनबीडब्ल्यू हो जाता है। और पांच हुआ है गंभीर या सीरियस ऑफेंसेस के केस में, सीरियस और ग्रेव्स ऑफेंस अंडर बीएनएस। इसको देखते हैं। जब एलिगेशन बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर में हो ना, जैसे मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है, और या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है, या कोर्ट को लगता है कि सिर्फ समन या बेलेबल वारंट काफी नहीं है, तो नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जा सकता है। अब आता है टॉपिक डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल वारंट का। तो इसमें नॉर्मली डिफरेंस है, ये देख लीजिए, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। नेचर देखो, नेचर में क्या है, बेलेबल वारंट कम जटिल होता है और नॉन बेलेबल वारंट बहुत ज्यादा जटिल होता है। पुलिस पावर क्या होती है, पुलिस में पावर होती है बेलेबल वारंट में बेल देने की, और नॉन बेलेबल वारंट में वो बेल नहीं दे सकती। पर्पस क्या होता है, इंश्योर अपीयरेंस। नॉन बेलेबल वारंट पे क्या होता है, सिक्योर कस्टडी। अब आता है पॉइंट कोर्ट डिस्क्रिशन। मतलब बेलेबल वारंट में कोर्ट ज्यादा जटिल नहीं होती, लिमिटेड ही रहती है, माथा बच्ची नहीं होती। और नॉन बेलेबल वारंट में एक्सटेंसिव तरीके का हो जाता है, तो बहुत ज्यादा वो सोच विचार करने के बाद में ही नॉन बेलेबल वारंट में आपको छूट दे सकती है, अदरवाइज नहीं। इम्पैक्ट ऑन लिबर्टी मॉडरेट होती है और इसमें सेवर होती है। अब आती है बात प्रोसीजर की। प्रोसीजर किस चीज का, प्रोसीजर आफ्टर इशुएंस ऑफ नॉन बेलेबल वारंट। इसके बाद में क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ एनबीडब्ल्यू। एनबीडब्ल्यू इश्यू होने के बाद पुलिस की पावर मिल जाती है कि पुलिस किसी भी जगह अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। इसके लिए अलग से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा है अरेस्ट के बाद क्या क्या जरूरी है, तो अरेस्ट पर्सन के लिए ये दो चीजें कंपलसरी होती हैं। पहला ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना, पुलिस को साफ साफ बताना होता है कि किस केस में अरेस्ट हो रहा है और एनबीडब्ल्यू किस वजह से इश्यू हुआ। बिना रीजन बताए अरेस्ट इलीगल माना जा सकता है। और सेकंड क्या है, कोर्ट के सामने पेश करना। अरेस्ट के बाद में तुरंत अक्यूज को इश्यूइंग कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और बिना अननेसेसरी डिले के। तीसरा आता है राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। मतलब राइट क्या क्या है, एनबीडब्ल्यू होने के बाद भी अक्यूज के फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं होते, तो उसको कौन कौन से राइट मिलते हैं, राइट टू लीगल काउंसिल, मतलब वकील को बुलाने का या वकील रखने का। सेकंड है राइट टू अप्लाई फॉर बेल, बेल के लिए कर सकता है अक्यूज, कोर्ट से बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। पुलिस बेल नहीं देगी लेकिन कोर्ट कंसिडर कर सकती है। तीसरा आता है राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, अरेस्ट के बाद भी मेडिकल चेकअप करवा सकता है। या फिर चौथा प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, मतलब बिना वजह या ज्यादा टाइम तक या कोर्ट के ऑर्डर के बिना आप किसी को पकड़ नहीं सकते। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इम्पोर्टेंट लीगल लाइन अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर पुलिस या अथॉरिटीज प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड फॉलो नहीं करती तो अरेस्ट को कोर्ट इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकती है। देखिए अब आता है लीगल रेमेडीज अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट। इसमें लीगल रेमेडीज क्या क्या मिलती है, तो वो देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर रिकॉल या कैंसिलेशन,
मतलब नॉन बेलेबल वारंट को रद्द कराने के लिए उसी कोर्ट में आवेदन दिया जाता है। इसके आधार क्या क्या होते हैं? पहला है समन की सेवा नहीं हुई है, या फिर मेडिकल इमरजेंसी है, या बोनाफिडे एब्सेंस है। मतलब कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, तब वो एनबीडब्ल्यू को रद्द कर सकती है। अब आता है सेकंड, एंटीसेप्टेटरी बेल। इसमें क्या होता है? अगर गिरफ्तारी की आशंका हो तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में एंटीसेप्टरी बेल लगाई जाती है। कोर्ट इस पर शर्तें भी लगा सकती है। और तीसरा है सरेंडर एंड रेगुलर बेल। आरोपी खुद कोर्ट में सरेंडर करते हैं, इससे उसका सहयोग साबित होता है। उपयुक्त मामलों में तुरंत नियमित जमानत मिल सकती है। तीनों के तीनों मामलों में नियमित जमानत मिल सकती है। अब आता है हाई कोर्ट इंटरवेंशन। मतलब हाई कोर्ट इसके अंदर क्या करेगा, इसके बारे में बता रहा है। तो बीएनएसएस की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट को पावर्स है किन किन चीजों की? नॉन बेलेबल वारंट को कोर्स कर सकती है, रोक सकती है, वारंट को एग्जीक्यूशन पर स्टे लगा सकती है, या जुडिशियल प्रोसीजर के दुरुपयोग को रोक सकती है, और जस्टिस को उद्देश्यों के सुरक्षित कर सकती है। हालांकि यह पावर असाधारण होती है और इसका प्रयोग बहुत सीमित मामलों में ही किया जाता है, केवल तब जब स्पष्ट रूप से मिसयूज या इनलीगलिटी साबित हो जाती है। और उसके बाद में आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ इग्नोरिंग एनबीडब्ल्यू। इग्नोर करने पर क्या होता है? तो वो देखते हैं, अगर नॉन बेलेबल वारंट को इग्नोर किया जाता है तो बीएनएसएस की धारा 82 के तहत प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। उस बंदे को एब्सकॉर्डिंग घोषित कर दिया जाता है या भगोड़ा। और बीएनएसएस की धारा 83 के तहत उसकी संपत्ति को अटैचमेंट हो जाता है। बेल मिलने में काफी ज्यादा कठिनाई हो सकती है, और कोर्ट ये कह सकती है कि एडवर्स जुडिशियल इन्फ्लुएंस भी लिया जा सकता है। इसलिए नॉन बेलेबल वारंट से बचना आरोपी की लीगल पोजीशन को और ज्यादा कमजोर कर देता है। आज का टॉपिक तो की पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो नॉन बेलेबल वारंट एक प्रोसीजुरल इंस्ट्रूमेंट है। यह पनिशमेंट नहीं है, और यह पूरी तरह से बीएनएसएस के हिसाब से गवर्न होती है। और नॉन बेलेबल वारंट सिर्फ कोर्ट के हिसाब से ही दी जाती है, पुलिस नहीं देता। पुलिस इसके अंदर बेल ग्रांट नहीं करती है, ये आपको कोर्ट से मिलेगी। और जुडिशियल डिस्क्रिशन बहुत सावधानी से एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। अगर टाइम पर और कानून के हिसाब से अप्रोच किया जाए तो मल्टीपल लीगल रेमेडीज भी मिल जाती है, लेकिन वो कानून के हिसाब से ही है। तो ये था आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज मैंने आपको नॉन बेलेबल वारंट के बारे में भी बता दिया है। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक मैं क्या लेकर आऊं, और प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच।